अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं दी पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जॉइन किया है मुक़्तदिर खान साहब ने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आज आपने जॉइन किया है। थैंक यू सो मच। भाई आपको सलाम और आपके सुनने वालों को सबको सलाम, नमस्ते, हर चीज़। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू सो मच। और इससे पहले कि हम अपने टॉपिक्स की तरफ जाएँ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर साहब का चैनल भी यूट्यूब पे और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपको बहुत सारी जो जिसे कहना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी डॉक्टर साहब के चैनल पर भी। डॉक्टर साहब आज हम बात करेंगे सर चाइना और इंडिया को लेकर। और जिस तरह से चाइना आजकल हम देख रहे हैं कि एक तरह से बैक फुट पे जा रहा है और कई तरह के उसके ऊपर बात भी की जा रही है इकोनॉमी वाइज भी, जबकि चाइना को अगर हम देखें और साथ इंडिया को देखें तो इंडिया आगे की तरफ हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी आपको मेन रीज़न क्या लगती है कि जिसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी जो है वो आगे की तरफ जा रही है? और ना सिर्फ ये बल्कि ये भी कहा जाता है, जैसे आपसे पहले भी मेरी बात हुई थी, कि कई सीईओज़ जो हैं कई मल्टीनेशनल कंपनीज़ के वो इंडियन हैं। इसके अलावा जो बाइडेन की इस वक़्त पार्लियामेंट है, वहाँ पर भी कैबिनेट में बहुत इंडियंस कहा जा रहा है कि उसमें मौजूद हैं। तो इतना स्ट्रांगली हमने पहले नहीं देखा, कांग्रेस की पार्टी में नहीं देखा, लेकिन अभी बीजेपी के होते हुए इतना ज़्यादा सक्सेस कैसे ले रहा है इंडिया? देखिए मतलब ये कहानियाँ आर नॉट नेसेसरीली डायरेक्टली रिलेटेड। यानी इंडिया की ग्रोथ और चाइना का जो करंट सिनेरियो है, ये दे आर टू स्लाइटली डिफरेंट। मेरे ख्याल से पिछले 3-4 साल में एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो एंटी चाइना सेंटिमेंट अमेरिका में पैदा किया, उन्होंने अजीब-अजीब नामों से कोविड को रेफर किया, कुंग फ्लू इस तरह से, चाइना का वायरस इस तरह से। तो चाइना को काफ़ी डिमोनाइज़ किया डोनाल्ड ट्रंप ने, और उसकी वजह से यहाँ पे चाइनीज़ अमेरिकन्स के खिलाफ अमेरिका में काफ़ी हेट क्राइम्स भी बढ़ गए हैं। बूढ़ी औरतों को मार देते हैं लोग, वो पार्किंग लॉट में पिटाई कर देते हैं, इस तरह की चीज़ें बढ़ गई हैं यूएस में। लेकिन जो सबसे फ्रॉम ए स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया था कि उन्होंने एक किस्म से ट्रेड वॉर शुरू कर दी थी चाइना के साथ। और बिल क्लिंटन के ज़माने से अमेरिका हैज़ अलाउड चाइना टू हैव द मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस। यानी चाइना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने से पहले अमेरिका से वो सारे सहूलतें हासिल कर चुका था जो उसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बाद मिलने वाली, लो टैरिफ्स वगैरह। तो डोनाल्ड ट्रंप एक पहला शख्स है जिसने जो है सो उसको ब्लॉक करने की कोशिश की। लेकिन ये जो चाइना की जो ग्रोथ हुई है, बेसिकली जो मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट हुई है अमेरिका से चाइना में, यानी दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है वो एप्पल है। और आपको ये पता नहीं चलेगा कि एप्पल अमेरिकी है या चाइनीज़ है, क्योंकि सारी चीज़ें बनते चाइना में हैं, ओनरशिप अमेरिका में है। तो अमेरिका से चाइना को जो पिछले 25-30 साल में मैन्युफैक्चरिंग मुंतकिल हुई है, उसके वजह से चाइना में भी प्रॉस्पेरिटी आई, और जो अमेरिकन ओनर्स है और अमेरिकन स्टॉक मार्केट है, उनकी भी दौलत कई गुना बढ़ गई है, कई बिलियनर्स प्रोड्यूस हो गए। और स्पेशली जो लोग स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट किए हुए हैं, दे बिकेम वेरी रिच। तो देयर इज अ वेरी प्रो चाइना बिजनेस लॉबी अमेरिका में अभी भी है। तो अब कोशिश तो की जा रही है, एटलीस्ट रेटोरिकली बातें करते हैं कि वी शुड ब्रिंग बैक मैन्युफैक्चरिंग इन अमेरिका। लेकिन ये जो ट्रंप के दौरान और उसके बाद कोविड, ये दोनों एपिसोड्स में जो एंटी चाइना सेंटिमेंट बढ़ा है अमेरिका में, उससे ऐसा लग रहा है दुनिया में कि चाइना की हर बुरी चीज़ पे रोशनी डाली जा रही है और जो अच्छी चीज़ है उस पे बिल्कुल तवज्जो नहीं दी जा रही। मैं अभी एक किताब पब्लिश किया हूँ जिसमें एक ऐसे है ऑन सॉफ्ट पावर। तो उस ऐसे के बारे में बोलते हुए मैं जो करंट 2022 की जो सॉफ्ट पावर रैंकिंग है उसको देखा तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि चाइना नंबर 4 पर है। ये 2022 की रैंकिंग है, कोई भी जाके देख लेते हैं सॉफ्ट पावर। वो जो टॉप 30 कंट्रीज को वो मॉनिटर करते हैं, तो चाइना हैज मूव्ड अप मेनी लेवल्स इन 2022। तो मैं खुद ताज्जुब में पड़ गया कि चाइना कैसा आ गया फ्रांस के ऊपर, जापान के। तो जब मैं देन आई रियलाइज कि चाइना का वेस्ट में काफ़ी, खासतौर से अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, इंडिया में और थोड़ा नेगेटिव परसेप्शन है, लेकिन लैटिन अमेरिका, अफ्रीका,
में काफ़ी पॉजिटिव व्यूज़ हैं चाइना के ताल्लुक से, इसलिए चाइना का पब्लिक ओपिनियन इज़ ऑल्सो गोइंग, और जो लोग एंटी अमेरिकन हैं वो ऑटोमेटिकली चाइना को सपोर्ट भी कर देते हैं, वेदर दे आर एक्चुअली सपोर्टिंग चाइना और नॉट। तो अमेरिका के खिलाफ नो वोट डालने, वो चाइना के फेवर में भी वोट डाल देते हैं। तो ये चीज़ ये हुई। अब चाइना का जो कोविड रिस्पांस रहा है, जीरो कोविड, तो उसके वजह से दे हैव हैड सम डेंट इन देयर इकोनॉमी, यानी उनकी जो इकोनॉमी, यू हैव टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव। जो 2020 का साल था वो सबसे खतरनाक, 20 और 21, तो जी बिल्कुल तकरीबन 25% ग्लोबल इकोनॉमी श्रिंक हुई, राइट। अगर आप जाके ग्रोथ रेट्स देखें 2020 टू 2021 का जो साल था फिस्कल ईयर, तो सिर्फ एक ही इकोनॉमी ग्रो हुई दुनिया में, वो चाइना की थी, विथ 1% ग्रोथ, सिर्फ 1% ग्रोथ, लेकिन पॉजिटिव ग्रोथ थी। सारी इकोनॉमी, अमेरिका की इकोनॉमी भी 6-7-8% से, इंडिया की इकोनॉमी भी 6-7-8% से श्रिंक हो गई थी, यानी वो मुसलसिल 2 या 3 क्वार्टर्स में दे हैड लेस जीडीपी। लेकिन रिकवरी उतनी अच्छी नहीं हुई चाइना की पोस्ट कोविड जितनी अच्छी इंडिया की हो रही है। तो इंडिया का जो फोरकास्ट रेट इज एनीवेयर बिटवीन 7.6 8.3% ग्रोथ रेट, जो इस साल का 2022 का होगा, और चाइना का ग्रोथ रेट इज लेस देन मोस्ट ऑफ ईस्ट एशिया, जिसका एवरेज इज एक्सपेक्टेड टू बी 5.5%, और चाइना का ग्रोथ रेट 4% के आसपास होगा। बट यू मस्ट रियलाइज कि चाइना इज ग्रोइंग एट 4% on an economy of $17 trillion, or India is growing at 8% on an economy of $3 trillion. यानी चाइना की जो इकोनॉमी है इंडिया की इकोनॉमी से 5 गुना बड़ी है, 5 गुना से ज़्यादा बड़ी है। तो उसका जो 4% ग्रोथ है वो बहुत बड़ा होगा कंपेयर टू इंडियाज 8% ग्रोथ रेट। तो इन द एब्सोल्यूट टर्म्स चाइनाज इकोनॉमी विल स्टिल बी प्रोबेबली दुनिया की सबसे बड़ी ग्रोथ इन शेयर वॉल्यूम, क्योंकि हम खुद रिसेशन में आ गए हैं पिछले 2 क्वार्टर से। अमेरिका की इकोनॉमी में जीडीपी ड्रॉप हो रहा है। तो ये चंद चीजें हैं, लेकिन 3-4 स्टेप्स जो चाइना ने ली है ईस्ट एशिया में, जो फ्रॉम ए सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव बहुत एग्रेसिव है। फिलीपींस को धमकाया, मलेशिया, हांगकांग, ये जो ईस्ट चाइना सी में जो आइलैंड के ऊपर से झगड़े हो रहे हैं मुख्तलिफ मुल्कों से, फिर जिस तरह से श्रीलंका को ट्रीट किया, ये जो स्पाई शिप यहाँ भेज दिया श्रीलंका में, ऑब्वियसली टू स्पाई ऑन इंडिया, ताइवान के साथ जो रेटरिक बातें वगैरह हो रही है, और अमेरिका के साथ भी काफ़ी मतलब एग्रेसिव बातें कर रहा है चाइना। तो ये जो एग्रेसिव पॉस्चर लोग कहते हैं ये जी जिनपिंग की वजह से है, ये एग्रेसिव पॉस्चर के वजह से भी चाइना के साथ एक नेगेटिव व्यू बन गया है दुनिया में। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, अगर आप ट्रेड देखें इंडिया और चाइना का विद ईस्ट एशिया, यानी इंडोनेशिया से लेकर श्रीलंका तक, तो इंडिया का जो ट्रेड है वो सिर्फ $80 बिलियन पर ईयर, और चाइना का तकरीबन $900 बिलियन है इन सारे मुल्कों से। तो ये सारे मुल्क आर बेनिफिटिंग क्योंकि वो चाइना को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और चाइना से इंपोर्ट भी कर रहे हैं। तो दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेड रिलेशंस और ट्रेड डिपेंडेंस विद चाइना। और चाइना के इन्वेस्टमेंट्स इन सारे मुल्कों में इंडिया के इन्वेस्टमेंट से बहुत ज़्यादा है। इसके बावजूद इंडिया का ओपिनियन इन मुल्कों में चाइना के ओपिनियन से बेहतर है। इन टर्म्स ऑफ इफ यू आस्क पब्लिक आप किस मुल्क को पसंद करते हैं, क्योंकि इंडिया डज नॉट थ्रेटन दिस कंट्रीज। इंडिया इनके साथ ट्रेड करता है, इंडिया इनके साथ ताल्लुकात बेहतर करता है, लेकिन इनको सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है इंडिया किसी भी मुल्क को ईस्ट एशिया में। और तकरीबन हर मुल्क को इंक्लूडिंग इंडिया चाइना इज अ सिक्योरिटी थ्रेट। तो एक किस्म से एक्सेप्शन हो जाता है, यू आर अट्रैक्टेड टू देयर इकोनॉमी बट यू आर अफ्रेड ऑफ देयर मिलिट्री। तो इस वजह से चाइना का आप कहिए कि जो थ्रेट परसेप्शन जैसा चाइना बढ़ते जा रहा है, स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है, तो वो डर बढ़ते जा रहा है और चाइना का जो इकोनॉमिक अट्रैक्शन है उस पर गालिब हो जाए। सर जैसे एप्पल वाले जो है वो जाहिर है कि वो अब कहा ये जा रहा है कि आईफोन 14 जो है वो अब
इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा। और कई और दूसरी कंपनीज के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि जो चाइना अभी तक जिसे होल्ड करे हुए था, चाइना जिस पे काम कर रहा था, वो अब भारत की तरफ जाएंगे। उसकी आपको क्या रीजन लगता है कि भारत बहुत किस तरह से आगे बढ़ रहा है कि जो चाइना है, क्या इसको इससे भी वीक कर देंगे? क्योंकि हमेशा से इंडिया और चाइना जो है उनका एक टेंशन रहा है। तो क्या ये आप इसको एक सक्सेस मानेंगे भारत की कि इंडिया जा रही है सारी कंपनीज उठ के चाइना से? देखिए, द कॉस्ट ऑफ बिजनेस इन चाइना हैज इंक्रीज्ड बहुत ज़्यादा। चाइना का अब पर कैपिटा इनकम 10-12 हज़ार के करीब हो गया है। इंडिया का उससे बहुत कम है अभी। सो द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया इज मच लेस। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरे ख्याल से इंडिया इज, क्योंकि वो एक लिबरल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, जो वेस्टर्न बिजनेसमैन है उनको ये सिस्टम बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। It is easier to understand than the Chinese legal system, how to navigate that. लैंग्वेज का भी एडवांटेज है। अगर आपको अंग्रेजी आती है तो इंडिया में आप बिजनेस कर सकते हैं। मोस्ट इंडियंस विल फॉलो यू। सो इंडिया हैज सम बेसिक एडवांटेजेस ओवर चाइना, लेकिन थोड़ी ड्रॉबैक्स भी है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर उतना वेल डेवलप नहीं है फॉर बिग इन्वेस्टमेंट्स। इंस्टेंटली आप प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज, आप कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द i14 वगैरह जो बनेंगे इंडिया में, बट what is also clear कि they are not going to be of the same quality, क्योंकि प्राइसिंग स्ट्रक्चर का भी है। तो एक मतलब यूं कहिए कि फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास कर रहे हैं, और जो इंडिया से एक्सपोर्ट होंगे वो वेस्ट को नहीं आएंगे, वो अफ्रीका और दूसरे मुल्कों में बेचे जाएंगे वो आईफोन्स। सो बेसिकली यूं कहिए कि एप्पल इज डिवर्सिफाइंग, कि वो अपने हेज कर रहा है। अगर ताल्लुकात खराब हो जाते हैं चाइना के साथ, देन एप्पल विल प्रोबब्ली बी, उनके लिए पूरा प्रोडक्शन इंडिया को शिफ्ट करने में आसानी हो जाएगी। 3-4 साल पहले मेरा भाई जो केंटकी में एक आईटी कंपनी में काम कर रहा था, वो ही हैड गॉन टू इंडिया टू सेट अप बिजनेस, लेकिन मुंबई के ऑफिसों की कीमत देख के वो दंग रह गया। वो तो केंटकी से ज्यादा महंगा पड़ रहा था। ही सेड यहाँ पे इंजीनियर्स तो मुझे सस्ते में मिल रहे हैं, लेकिन जमीन मतलब ऑफिस मुझे बड़ा महंगा पड़ रहा है। लाइक व्हाट शुड आई डू? तो फिर वो बांग्लादेश चला गया, और वहां पे इंजीनियर्स भी मिल गए, और ढाका में ऑफिस भी सस्ता मिल गया कंपेयर टू मुंबई। एंड सो केंटकी से वो ढाका शिफ्ट कर दिए थोड़े लोग अपनी रिसर्च और व्हाटएवर बिजनेस वो करते थे। तो इट इज आल्सो पॉसिबल कि इंडिया भी इन सम प्लेसेस इज गोइंग टू बिकम एक्सपेंसिव। इंडिया की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ रही है, तो सैलरीज भी ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहाँ के बिजनेसमैन। सो वी विल सी हाउ दैट अनफोल्ड्स। और एक फंडामेंटल फर्क इंडिया और चाइना के जो ग्रोथ रेट्स हैं, मतलब दीज आर द मिरेकल्स ऑफ द पास्ट 30 इयर्स ना, इकोनॉमिक मिरेकल्स। दुनिया में यूं कहिए कि 3 वेव्स आए इकोनॉमिक तरक्की की। एक तो यूरोपियंस जो एकदम डेवलप हुए पिछले, लेकिन उन्होंने चोरी दंगे करके किए, मतलब कॉलोनाइजेशन, इंपीरियलिज्म सारा लूट लिया अफ्रीका एशिया को आके। 100-150 साल तक वो लूटते रहे। तो यूरोप का जो डेवलपमेंट है, प्रॉस्पेरिटी है, उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, इट इज बेस्ड ऑन कॉलोनियल इंपीरियलिज्म। फिर उसके बाद जो प्री ग्लोबलाइजेशन ग्रोथ हुआ है जापान का, खासतौर से जापान का और हांगकांग, सिंगापुर, ये जो ईस्ट एशियन टाइगर्स कहते हैं, दीज आर एक्सपोर्ट ड्रिवन। और ये बेसिकली अमेरिका के वजह से हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ट्राई टू पुश फॉर ओपनिंग द मार्केट्स, और जापान को डेमोक्रेटाइज कराने के लिए उसको कैपिटलिज्म की तरफ रुझान किया, राइट। और फिर जो पोस्ट ग्लोबलाइजेशन या ड्यूरिंग ग्लोबलाइजेशन जो बड़ी ग्रोथ हुए हैं वो इंडिया और चाइना है। तो ये सारे मॉडर्न ग्रोथ, जापान, हांगकांग, सिंगापुर, ताइवान, वियतनाम, चाइना इंक्लूडेड, जर्मनी की जो ग्रोथ हुई वर्ल्ड वॉर 2, ये सारी एक्सपोर्ट ड्रिवन ग्रोथ है। ये चीजें बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। और देखें सारी दुनिया में BMW, मर्सिडीज मिलते हैं आपको। अगर जर्मनी उनको एक्सपोर्ट नहीं करेगा तो उनकी कीमतें इतनी बढ़ जाएंगी, क्योंकि स्केल ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, कीमत बढ़ जाएगी। जर्मनी में भी कोई इसको नहीं खरीद सकेगा, राइट। तो एज लॉन्ग एज दे आर एबल टू एक्सपोर्ट, उनकी इकोनॉमी ग्रोथ। इंडिया एक वाहिद इकोनॉमी है जो जिसका ग्रोथ इज डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन।
यानी इंडिया जो प्रोड्यूस कर रहा है वो चीजें डोमेस्टिकली ज्यादा कंज्यूम हो रही, एक्सपोर्ट्स कम है। तो या तो ये कह सकते हैं कि इंडिया की प्रोडक्शन क्वालिटी इज नॉट ऑफ इंटरनेशनल क्वालिटी कि दे कैन गो एंड कम्पीट, या इंडिया में इतना ज्यादा डिमांड है कि द कंपनीज आर मेकिंग प्रॉफिट एट होम, क्योंकि अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट विल रिड्यूस योर प्रॉफिट मार्जिन। लेकिन सर आप जैसे क्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो क्वालिटी तो चाइना की प्रोडक्ट्स की भी अच्छी नहीं होती, वो तो कहा जाता है। हमारे हम लोग तो ढूंढ रहे होते हैं कि अगर कोई लैपटॉप लेने जा रहा है या कोई मोबाइल लेने जा रहा है तो कोशिश होती है मेड इन चाइना ना हो, और अगर मेड इन चाइना है तो ऑब्वियसली उसकी कहा जाता है कि उसकी इतनी क्वालिटी अच्छी नहीं। वो क्या, अगर गाड़ियां भी, अगर हम कोई यहाँ पे कार लेना चाहे और यहीं से ले, चाहे वो होंडा हो चाहे वो टोयोटा हो, तो उसका जो बॉडी होता है जो वो इतना स्ट्रांग या इतना क्वालिटी का नहीं लगता जितना अगर हम बाहर से कोई गाड़ी अगर मंगवाई जाए तो उसमें फर्क होता है। सेम कंपनी की बात कर रही हूँ मैं, उसी कंपनी की गाड़ी अगर कोई बाहर से मंगवाएगा, इंपोर्ट करेगा कहीं भी से भी, तो वो उसकी कहते हैं कि जो ज्यादा थिक होती है उसकी बॉडी जो होती है, और यहाँ से अगर लेंगे तो उस तरह से, बल्कि हमारे यहाँ तो मजाक में कहा जाता है कि वो जी डालडा के डब्बों से बनाई होती है गाड़ी पाकिस्तान में, तो यहाँ पे ये भी चल रहा होता है। वो तो आई थिंक दैट तो वो मैन्युफैक्चरिंग आपके मुल्क में प्रॉब्लम हो रही है, दैट इज द प्रॉब्लम। मुझे पद्मिनी, बल्कि इंडिया में कार बनती है पद्मिनी, फियाट की मॉडल थी। तो मैं जब इंडिया में एमबीए कर रहा था तो हम प्रीमियर पद्मिनी की फैक्ट्री भी गए, फिर बाद में सुजुकी, एक मारुति सुजुकी बल्कि कंपनी, उसकी भी जी फैक्ट्री गए। तो मेरे प्रोफेसर ने मुझे कहा मैं तुमसे एक एक्सपेरिमेंट कराऊंगा, बी रेडी। तो हम जब प्रीमियर पद्मिनी गए तो उसने कहा मुझे कि वो असेंबली लाइन पे कार्स आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये दरवाजा उठाओ, वहां पे दरवाजे पड़े हुए थे, कार ट्राई टू फिट इट। मैं दरवाजा उठा रहा हूँ, इतना हेवी, पहले मैं और एक दो बच्चे उसको फिट कर रहे हैं, वो फिट ही नहीं हो रहा। तो फिर वो फ्लोर का इंजीनियर भाग के आया था, व्हाट आर यू डूइंग? आई सेड आई एम ट्राइंग टू फिट द डोर टू द कार। तो उसने कहा डू यू सी द चॉक पीस पे जो नंबर लिखा हुआ था गाड़ी पे 108, मुझे अभी तक नंबर याद है, 30 साल हो गए। ही सेड लुक फॉर 108 डोर। तो जब 108 लगाया तो वो फिट हो गया। फिर हम जब मारुति सुजुकी गए, कोई भी डोर उठा वो फिट हो रहा था किसी भी बॉडी में, बिकॉज द मैन्युफैक्चरिंग वाज स्टैंडर्डाइज्ड। समझ रहे ना? यहाँ पे ठोकना पड़ रहा था लिटरली, नई गाड़ी उसको ठोक ठाक के, अगर वो चौकपीस से अगर मैं इरेज कर देता ना वो 108, अगर मैं 3-4 कार के डोर का नंबर मेड़ देता तो वो परेशान हो जाते, वो ट्राई करके करवा दे। सो ये जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है मैन्युफैक्चरिंग का ना, ये दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस जब आप फ्रेंचाइजेस बाहर देते हैं। सो फॉर एग्जांपल इस वास्ते होंडा और होंडाई में क्वालिटी में फर्क है। हालांकि जापान से इंजीनियर्स साउथ कोरिया जाके काम कर करके जापानीज साउथ कोरियन इकोनॉमी को दे हैव प्रोड्यूस्ड इट ना, तो सो देयर इज ए क्वालिटी डिफरेंट। जर्मनी और जापान के जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो अभी भी चाइना और इवन अमेरिकन गाड़ियों से दे आर बेटर, बिकॉज इट इज ऑल्सो ए कल्चर की बात है। यानी जो उनका जो जापानीज कल्चर है और जो जर्मन कल्चर है वो माइन्यूट डिटेल्स में फोकस्ड होता है। ये देयर इज ए रीजन व्हाई जर्मनी प्रोड्यूसेस मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी वगैरह, एंड जापान प्रोड्यूसेस होंडा एंड टोयोटा, और ये अमेरिका में भी नहीं बनते, बर्तानिया में नहीं। आपने देखा होगा जैगुआर तो अब तो इंडियंस खरीद लिए हैं। हम लोग कहते थे कि जब जैगुआर खरीदोगे तो आपको एक होंडा सिविक फ्री मिल जाएगी, क्योंकि जब भी जैगुआर गराज में होगी तो आप होंडा चलाया करें, क्योंकि तो इंग्लिश कार्स का भी महंगे भी बहुत होते हैं, क्वालिटी। सो दिस इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ द ओवरऑल इंडस्ट्री। कार मैन्युफैक्चरिंग बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि जब आप कार मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो इट स्पॉन्स थाउजेंड्स ऑफ अदर इंडस्ट्री, बैटरी के, टायर इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, फिर सर्विस इंडस्ट्री, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, इट्स लाइक अ इंजन ऑफ ड्राइवर। इस वास्ते भी जो डेवलपिंग कंट्री से, जिसमें इंडिया एक था, ब्राजील टू सम एक्सटेंट, इन्होंने बहुत कोशिश करके डोमेस्टिक कार मार्केट्स को डेवलप किया था, क्योंकि उसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज बढ़ जाती है।
बिल्कुल ठीक। लेकिन सर साथ-साथ अगर हम लास्ट में बात करें दोबारा चाइना और इंडिया की, आप फ्यूचर क्या क्या देख रहे हैं दोनों कंट्रीज़ का आपस में इनकी कोई रिलेशंस बेहतर होंगे या इसी किस्म की बात जैसे हम पहले देखते रहे हैं कि टेंशन बनी हुई थी वही रहेगी या आपको लगता है कि नहीं आगे जाके और मैच्योर तरीके से बिहेव करेंगी दोनों कंट्रीज़ और ये जो लड़ाई झगड़ा या टेंशन चल रही होती है वो कम हो जाएगी? देखिए 1970s में इंडिया चाइना के ताल्लुकात काफ़ी बेहतर हो गए थे 62 की जंग के बाद, और काफ़ी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स यानी दोनों मुल्कों ने काफ़ी ली थी। ये जो गलवान वाला झगड़ा हुआ था, आप नोटिस करें वो हाथापाई हुई थी, देयर वर नो वेपन्स इन्वॉल्व्ड। जी। लेकिन ये जो एग्रीमेंट था कि फौजियां विल पेट्रोल द बॉर्डर्स विदाउट वेपन्स, ये 70s 80s 90s में जो चाइना और इंडिया के बीच में डिप्लोमेटिक, सोचिए अगर हथियार होते तो कई कई मतलब इट वुड बीन लाइक अ स्मॉल वॉर ना। तो ऑलरेडी ये चीजें डेवलप हुई, लेकिन चाइना का थोड़ा रवैया बदल गया। चाइना आई थिंक बिकॉज चाइना आई थिंक थिंक्स के वो इंडिया से बहुत ज्यादा पावरफुल है। जो बात मैं कहता हूँ कि जिस दिन इंडियन एलिट थिंक्स कि दे कैन पनिश पाकिस्तान विदाउट सफरिंग टू मच लॉस, उस दिन शायद वो जंग कर देंगे। और चाइना आई थिंक को वो एटीट्यूड इंडिया की तरफ आ गया। तो 2017 से ताल्लुकात खराब हो गए। वो जो नेपाल डोकलाम का जो एपिसोड हुआ और गलवान के एपिसोड, ये दो बिल्कुल इज आर द वर्स्ट पीरियड ऑफ इंडो चाइना रिलेशंस। बट आई थिंक जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी थी कि वो चाइना को प्रोवोक भी नहीं कर रहे, लेकिन दे आर नॉट बैकिंग ऑफ। मतलब दे आर मैसेज तो साफ दे रहे हैं कि देखो भाई हम आपसे डरने वाले नहीं है और हम जो है ऐसा भागने वाले नहीं है। वी आर नॉट गोइंग टू लेट यू पुश अस, बट वी आर नॉट गोइंग टू कम एंड इवन अटैक यू। क्योंकि चाइना की वजह से इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे असर हो सकता है। चाइना के बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स है इंडिया में, काफ़ी ज़्यादा टेक सेक्टर में भी काफ़ी चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स हैं, एंड बोथ द कंट्रीज हैव बेनिफिटेड पूरा। मतलब आप 2011 से लेकर 2015 तक इंडिया ने 90 मिलियन लोगों को गुर्बत से निकाला। हाँ, और इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और का काफ़ी रोल है। तो मुझे लगता है कि अगर आप इंडिया की करंट फॉरेन पॉलिसी मैनूवर्स देख रहे हैं, खासतौर से इंडिया का रोल इन द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, जो नॉर्मली लोग कहते हैं कि ये चाइना का नेटो है, तो इंडिया नॉट विड्रॉन। डोकलाम और गलवान के बाद इंडिया बिकेम सीरियस इन द कॉर्ट कि अमेरिका की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इंडिया अभी भी चाहता है कि चाइना के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज हो जाए और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़े। आई हैव अ फीलिंग कि अगर चाइना 2 कदम उड़ाता है इंडिया की तरफ, तो इंडिया 3 कदम बढ़ाएगा चाइना की तरफ। बिल्कुल, लेकिन सर मैं यही कहूँगी कि यही चीज़, यही पॉलिसी जो चाइना के साथ भारत की है या दोनों की आपस में है कि हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे और अगर किसी किस्म का टेंशन होती है या लड़ाई होती है तो मेरे ख्याल है पाकिस्तान के साथ भी इसी तरह कर लें, आए एक-दूसरे को मारा-पीटा फिर चले गए अपने-अपने घर। तो वो हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि हमारी तरफ आपको पता है बहुत नुकसान होता है, दोनों कंट्रीज़ का ही। इंडिया पाकिस्तान का इट्स अ वेरी डिफरेंट मतलब स्ट्रेंज थिंग्स होती हैं। इट इज एट अ वेरी ग्रैन्युलर लेवल पे कह सकते हैं। आइंस्टीन ने कहा था कि इफ आई एम राइट then Germans will say that I'm a German and Jews will say I'm a Jew. And if I'm wrong, Jews will say I'm a German and Germans will say I'm a Jew. मेरे साथ भी वैसे ही होता है। तो जब पाकिस्तानी मुझसे अग्री करते हैं तो मैं मुसलमान होता हूँ, ओह माशाल्लाह ही सच ए गुड मुस्लिम। जब वो मुझसे डिसएग्री करते हैं, ओह माय गॉड ही इज सच ए इंडियन। बैड भी नहीं कहते इंडिया में, व्हेन दे से इंडियन उसमें गाली इंक्लूडेड है, अंडरस्टूड है। तो सो एट ए कल्चरल लेवल हम लोगों ने काफी एनिमोसिटी एक दूसरे के तरफ ब्रीड किया हुआ है, नर्चर किया हुआ है। और पॉपुलर कल्चर में भी अब हिंदुस्तान के मूवीज भी बन रहे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड, इट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग। जब यहाँ पे होते हैं तो खाने हम एक साथ वही खाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं वगैरह। मैं देसी को डिफाइन करता हूँ, वो जो समोसे खाता है। सब सारी कम्युनिटीज इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश खाती हैं। चाइना के साथ वैसा नहीं था। इंडिया में ऐसा पॉपुलर लेवल पे सोसाइटल लेवल पर
एंटी चाइना उतना सेंटिमेंट नहीं था, अब हुआ है। ये गलवान के बाद लोगों ने टीवियां वगैरह तोड़ी हैं, बट आई थिंक इट इज सुपरफिशियल। और पार्टली देयर इज एडमिरेशन। इंडिया में चाइना के लिए एडमिरेशन है फॉर व्हाट चाइना हैज अचीव्ड। पाकिस्तान में इंडिया के लिए अभी वो एडमिरेशन नहीं है व्हाट इंडिया हैज अचीव्ड। एग्जैक्टली लेकिन खैर वो कोई माने या ना माने, जो अचीव किया है इंडिया ने वो किया है, और उस पे हम बात भी करते रहते हैं और वो हम देखते भी रहते हैं, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच थैंक यू एंड वेरी होप टू सी यू नेक्स्ट वीक। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।